हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का सेकेंड वीडियो कर रहे हैं। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने पेज 6 तक कर लिया था और जो हमारा लास्ट टॉपिक था लास्ट वीडियो का वो था लेइंग आउट ड्रेन्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि ये जो पूरा वीडियो होगा वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरा वीडियो है। और आप इस वीडियो में मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैं पढ़ूँगी और बताऊँगी और उसको आप नोट डाउन करते जाना। और हो सके मतलब आप अपने बुक में उसको भी मार्क कर सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप उसको अपने नोटबुक में लिखते जाइए ताकि आप जब रिवीजन करने बैठें तो आराम से आप नोटबुक से उससे रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। और साथ ही लिखने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि अच्छे से मतलब कि लिखने के क्रम में हमारा 2-3 सेंस काम करता है, तो इससे वो जो चीज़ें होती हैं वो याद करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारा जो पहला टॉपिक है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है। और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में हम मेनली जो लोअर टाउन है उसकी चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया और आप लोग वाकिफ़ भी होंगे, अगर आप क्लास 12th का बोर्ड अभी तक आपने दे दिया है तो आपको पता होगा कि जो हड़प्पा के जो भी जितने भी शहर हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक सिटाडेल, दूसरा लोअर टाउन। सिटाडेल जो था वो ऊंचाई के ऊपर बना हुआ था, लोअर टाउन जो था वो थोड़ा सा नीचे बना हुआ था। और दोनों ही पोर्शन जो था वो फोर्टिफाइड था, मतलब दीवारों से घिरा हुआ था। लेकिन एक लोथल का जो सिटाडेल था वो वाल से घिरा हुआ नहीं था, लेकिन वो भी ऊंचाई के ऊपर बना हुआ था। ये एक लोथल के सिटाडेल की ये अलग खासियत थी। ये पूछा जा सकता है ये एमसीक्यू में। तो जो लोअर टाउन है उसका डिज़ाइन क्या था या फिर उसके आर्किटेक्चर पूरी उसका कॉन्सेप्ट क्या था। तो अगर आज से हम उसकी तुलना करें तो आज के बहुत कम से कम ऐसे शहर होंगे जो कि उस हड़प्पा के जो भी बड़े बड़े शहर थे उसकी बराबरी, क्या छोटे शहरों की भी बराबरी कर पाए। ऐसे बहुत कम शहर आज के हमारे देश में मिलेंगे आपको, क्योंकि इतने वेल प्लान वो सिटीज़ होती थी। और क्योंकि जो जिस तरीके से वहाँ पे सड़कों का निर्माण किया गया था, जो प्लॉट में डिवाइड किया गया था पूरे एरिया को, सड़क के जो मेन गली एक मेन गली होती थी जिससे हर एक घर जिससे कनेक्ट होता था। और जो मेन नाला होता था वो उसी गली से होकर गुजरा हुआ होता था। और जो घरों के नाले होते थे वो उस मेन नाले में जाके मिलते थे। इसके बाद घरों का डिज़ाइन जो था वो बीच में कोर्टयार्ड होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। और ऐसा माना जाता है कि जो कॉमन एक्टिविटी रही होगी, यानी कि जैसे कि कुकिंग हो गया, बर्तन धोना, सिलाई कढ़ाई, इस तरह की जो भी एक्टिविटी रही होगी वो जो मेन कोर्टयार्ड या जिसको आंगन हम बोल सकते हैं वहाँ पे किया जाता होगा। और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। कई बार घर जो था वो मतलब एक ही ग्राउंड फ्लोर बना होता था। कई हमें घर ऐसे मिले हैं जिसमें फर्स्ट फ्लोर भी बना हुआ होता था और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए या फिर छतों पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती थी। उसके बाद प्रिवेसी का भी काफ़ी ख्याल रखा गया था इन घरों में, क्योंकि जो भी ग्राउंड फ्लोर के कमरे थे उसमें कोई खिड़कियाँ हमें नहीं मिली है। क्योंकि अगर ग्राउंड फ्लोर की खिड़कियाँ मिलेगी तो आराम से कोई भी अगर गली से जा रहा है तो वो उसके अंदर घरों के अंदर झांक सकता था। इसका जो मेन दरवाज़ा होता था वो डायरेक्ट मतलब मेन दरवाजे को इस तरीके से बनाया गया था कि उससे कोई भी अगर स्ट्रीट से गुजर रहा हो तो उस दरवाज़ा अगर खुला भी हो तो वो घर के अंदर नहीं देख सकता था। इस तरीके का उसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। तो उसके बाद हर एक घरों में अपना बाथरूम होता था। फिर उसके हर एक घरों में कुएँ होते थे, क्योंकि आर्किटेक्चर जो भी उसमें रिसर्च किया गया है तो रिसर्चर्स को लगभग मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएँ मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हर एक घरों के अंदर अपना कुआं होता था जिसका इस्तेमाल जो था वो पानी के लिए वो लोग मतलब पर्सनल कुआं उन लोगों का हुआ रहा करता होगा। फिर जो पूरा पानी का बहाव जो था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से नाले बने हुए थे घरों के अंदर, जो कि मेन नाले में जाके मिलता था। फिर ये सारी चीज़ें हो गई। और तो यहाँ पे कुछ जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैं आपको पढ़ देती हूँ और उसको आप नोट डाउन कीजिए या फिर बुक्स में इसको हाईलाइट कर दीजिए। जैसे कि द लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। Many were centered on a courtyard with rooms all sides. The courtyard was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry weather. What is also interesting is an apparent concern for privacy.
There are no window in the walls along the ground level. Besides, the main entrance does not have a direct view of the interior or the courtyard. जैसा कि मैंने आपको बताया, every house has its own bathroom paved with bricks with drain connected through the wall of the street drain. Some houses have remained of staircase to reach a second story or the roof. तो ये सारी इंपॉर्टेंट लाइंस थी, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे एक सोर्स है, द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। तो इसमें है कि जो एवरी हाउस वाज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन। और मतलब जो भी पुरानी सभ्यताएं हमें मिली हैं उनमें से मतलब इतना विकसित, इतनी डेवलप जो सिस्टम था टाउन प्लानिंग का, वो किसी भी सभ्यता में नहीं मिली है, जो कि हमें हड़प्पा की सभ्यता में मिली है। तो ये एक सोर्स 2 है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप उसको, उसमें कुछ वही मेन यही सब चीज़ें दी हुई हैं, तो उसको आप उसको भी एक बार आप पढ़ जाना। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है द सिटेडल। सिटेडल क्या था कि जो ऊंचाई के ऊपर बना हुआ था, और जो मोहनजोदड़ो का जो सिटेडल था वो उसका एक खास इसमें जिक्र किया गया है, और उसकी अपनी एक खासियत थी। और उसकी खासियत क्या थी, तो उसमें 2 स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से उसकी खासियत मानी जाती है। पहला कि जो मोहनजोदड़ो का जो सिटेडल है उसमें एक हमें ग्रेट बाथ मिला है। अब ये ग्रेट बाथ जो क्या था, तो एक कुंड जैसा, एक मतलब आज के स्विमिंग पूल के जैसा एक कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है जो रेक्टेंगुलर साइज का होता था। उसके दोनों तरफ जो है सीढ़ियाँ बनी होती थी नॉर्थ और साउथ में, जिसके चढ़ने और उतरने, मतलब उसके अंदर जाने और निकलने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। फिर जो ग्रेट बाथ है उसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे, फिर कुआं बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कुआं से जो है पानी निकाल कर उसमें डाला जाता होगा, या कमरे का जो इस्तेमाल जो है कपड़े बदलने के लिए या फिर नहाने के लिए किया जाता रहा होगा। फिर जो भी पानी होता, मतलब उसके बाद जो उससे पानी जो निकलता था वो उस मेन ड्रेन में जाके मिलता था। फिर जो ये जो ग्रेट बाथ था उसका बनाने के लिए मतलब उस जिप्सम का, उसका जो बेस तैयार किया गया था वो जिप्सम से करवाया गया था, और पकी हुई ईंट से किया गया था, ताकि वो उसका जो पानी है वो अच्छे से उसमें बंधा हुआ रहे और वो गंदा भी ना हो शायद। तो ये उसकी अपनी एक खासियत थी। यहाँ पे 2 कुछ जो मेन इसके बाद एक वायर हाउस था, और वायर हाउस में ऐसा माना जाता है कि जो उस वायर हाउस का जो निचला, इसका इस्तेमाल शायद जो अनाज वगैरह रखने के लिए किया जाता होगा। तो उसका जो निचला पोर्शन है वो पकी हुई ईंटों का बना हुआ था उसका बेस भी पूरा अच्छे से उसको ईंटों से मतलब उसके बेस को तैयार किया जाता था, और दीवार भी पकी हुई ईंटों का बना होता था। लेकिन ऊपर का जो पोर्शन था वो लकड़ियों का बना होता था, क्योंकि वो हमें मिला नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि वो लकड़ी का बना हुआ रहा होगा, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा। तो ये एक कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आपको मैं पढ़ के सुना देती हूँ। द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्जली रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स. There were 2 flight of steps on the north and south leading into the tank, which was made watertight. फिर है उसके बाद है which was made watertight by setting bricks on edge and using a mortar of gypsum. There were rooms on 3 sides, in one of the which was a large well. मतलब एक कमरे में बहुत बड़ा कुआं बना हुआ था. Water from the tank flowed into the huge drain across a lane of the north by a smaller building with 8 bathroom था. फिर है with 8 ये हो गया 4 on each side, मतलब दोनों साइड में 4 करके था. फिर ये सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट लाइंस होंगे जो मैंने पढ़ दिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसको इसमें हाईलाइट कर लीजिए. अब आगे हम बढ़ते हैं, और अगला जो पॉइंट है वो है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस. अब हड़प्पा जैसी सभ्यता के सोशल स्ट्रक्चर को, सोशल क्या जो नॉर्म्स क्या थे, या इस चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि हम आज अभी तक हड़प्पा के स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उसके बाद की जो भी सभ्यताएं हैं उसके बारे में हमें पता है, क्योंकि हमने उस समय की सभ्यताओं के जो भी लिखित एविडेंस है उसको हमने पढ़ा है, तो हमें पता है. लेकिन हड़प्पा की स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है. तो जो भी चीज़ें आर्कियोलॉजिकली जो चीज़ें मिली हैं उसी से हम एक अनुमान लगाते हैं कि उस वक्त के सोशल डिफरेंसेस या उस वक्त का समाज कैसा रहा होगा. तो उसको समझने के लिए जो सबसे बेहतरीन जो एक जरिया होता है वो बरियल सिस्टम था.
जैसा कि उसी का एक जो कंटेम्प्रेरी सभ्यता एक और थी इजिप्ट, वहाँ पे हम देखते हैं कि पिरामिड का निर्माण किया गया था। जो भी राज्य परिवार के लोग होते थे या फिर राजा होता था, उसको बड़े बड़े भव्य पिरामिड में उनको दफनाया जाता था, और उस उनके कब्र के साथ साथ बहुत ही महंगी महंगी प्रीसियस स्टोन्स और या फिर उनकी ज़रूरत की जितनी भी सामान थी वो सारे कुछ उसमें दफनाए जाते थे। तो एक बहुत ही लग्जरी, मतलब वो एक अलग तरह का सोशल डिफरेंसेस वहाँ पे दिखता है हमें उस पिरामिड के माध्यम से। लेकिन क्या हड़प्पा में भी इस तरह का कोई सिस्टम था? तो हड़प्पा में इस तरह का कोई सिस्टम मिलता नहीं है। हालांकि हमें बरियल मिले हैं, लेकिन वो बहुत ही सामान्य तरीके का था, जिसमें कुछ बरियल में तो हमें कुछ भी नहीं मिला है, कुछ बरियल ऐसे थे जिसमें हमें जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें होती थी वो हमें उस बरियल में मिली हैं, लेकिन बहुत महंगी चीज़ें नहीं मिली। हालांकि कुछ इक्का दुक्का बरियल ऐसा मिला है जहाँ पे हमें कुछ ज्वेलरी वगैरह मिली हैं। तो इसी से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी किसी एक सोशल जो डिफरेंसेस था कि कोई एक रूलिंग क्लास होगा, कोई एक मतलब एक अमीर क्लास, एक गरीब, इस तरह की कोई डिफरेंसेस हड़प्पा में हमें देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं पढ़ देती हूँ। At burial in Harappan site, the dead were generally laid in a pit. Sometimes there were differences in the way the burial pit was made. In some instances, the hollowed out spaces were lined up with bricks. Could these variations be an indication of social differences? We are not sure. Some graves contains a pottery ornament, perhaps indicating a belief that these could be used in the afterlife. मतलब कि जैसा कि इजिप्ट में भी था, जब भी जो दफनाने की जो परंपरा होती है उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ ये होता है, मतलब जो उस वक्त की जो दफनाने की परंपरा थी उसमें कि लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब कि जो भी हमारे जो भी लोग जिनकी भी मृत्यु होती थी, जिनकी भी जो भी डेथ जिनकी भी होती थी, तो उनके जो रिलेटिव ये मानते थे कि आफ्टर डेथ भी कुछ एक लाइफ है, और इसलिए वो उन जो भी जिनकी भी मृत्यु होती थी उनके इस्तेमाल के जो भी सामान होते थे वो बरियल में डाल दिया जाता था, कब्र में डाल दिया जाता था, ताकि उसका इस्तेमाल वो जहाँ भी वो गए होंगे वहाँ पे इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। तो लाइफ आफ्टर डेथ की जो एक कल्पना थी वो हड़प्पा सभ्यता में भी थी। तो यहाँ पे ये है कि some graves contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used in the afterlife. Jewelry has been found in burials of both men and women. मतलब दोनों ही मर्द और औरत दोनों के ही बरियल में हमें ज्वेलरी मिले हैं। In fact, in the excavation at the cemetery in Harappa in the mid 1980s, an ornament consisting of 3 shell ring, a jasper, jasper जो है a kind of precious stone, beads, मतलब jasper beads and hundreds of micro beads was found near the skull of male. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे सवाल हो सकता है, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। फिर उसके बाद इन सम इंस्टेंसेस द डेड वेर बरीड विद कॉपर मिरर। कॉपर मिरर जो कि उस वक्त एक लग्जरी आइटम माना जाता था, वो भी हमें कुछ बरियल्स में मिले हैं। But on the whole, it appears that the Harappan did not believe in burying precious things with the dead. लेकिन जो एक आम जो भी एविडेंस हमें मिला है उसमें जो मुख्य रूप से ये चीज़ें निकल के आती हैं कि हड़प्पन जो थे प्रीसियस सामान, जो भी महंगी चीज़ें होती थी उसको बरियल में दफनाने की जो परंपरा थी उसमें वो विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर ऐसा होता तो हमें ज़रूर मिलता। लेकिन हमें बड़े पैमाने पे बरियल्स मिले हैं, लेकिन उनमें बहुत इक्का दुक्का ऐसा बरियल मिला है जिसमें हमें कुछ प्रीसियस चीज़ें मिली हैं। हालांकि डेली यूज की चीज़ें मिली हैं, लेकिन प्रीसियस सामान जो है वो नहीं मिला है। अब आगे हम बढ़ते हैं, लुकिंग फॉर लग्जरी। अब क्या वो हड़प्पा सभ्यता के लोग लग्जरी वाली लाइफ जी रहे थे? तो इसका रिसर्च करते हुए मतलब 2 भाग में बांटा गया। एक तो ऐसे सामान जो यूटिलिटेरियन और दूसरा लग्जरी। अब यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट्स में क्या था? तो ऐसी चीज़ें जो कि रोज़मर्रा के जीवन में जिसका इस्तेमाल किया जाता होगा। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स, मतलब यूटिलिटेरियन कैटेगरी जो था उसमें जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड फेयरली easily out of ordinary materials such as stone or clay.
मतलब जो डेली यूज में जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी वो बड़ा ही ऑर्डिनरी जो सामान, जो पत्थर या फिर मिट्टी को पका के बनाया जाता था, जो इजीली अवेलेबल था, जो कि लोकली अवेलेबल था, ऐसी चीज़ों से जो बनाया जाता था उसका इस्तेमाल डेली यूज में किया जाता रहा होगा। अब ऐसी चीज़ें कौन कौन सी जिसका इस्तेमाल डेली यूज में किया जाता रहा होगा जो कि हमें वहाँ पे मिला है? दो क्वांस हो गया, फिर पोट्री हो गया, फिर नीडल्स हो गया, फिर फ्लैश रबर, जिसको बॉडी स्क्रबर्स भी हम बोल सकते हैं। इस तरह की जो सामान है वो डेली यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, और ये जो ऑर्डिनरी मटेरियल्स थे उनके ये बने हुए सामान थे। एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट। और इस तरह के जो सामान थे वो हर सेटलमेंट में हमें, चाहे वो बड़ा सेटलमेंट हो या छोटा सेटलमेंट हो, हर जगह वो चीज़ें हमें मिली हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम ऑब्जेक्ट्स वे लग्जरी। अब लग्जरी ऑब्जेक्ट्स किसको माना गया है? इफ़ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसे मटेरियल को हम को आर्कियोलॉजिस्ट ने लग्जरी की कैटेगरी में रखा है जो कि या तो रेयर मटेरियल से बना हुआ हो, या ऐसे जो जो बाहर से किसी भी जो रॉ मटेरियल है बाहर से आया है उसका बना हुआ हो, या फिर ऐसे मटेरियल से बना हुआ जिसको बनाने में बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों से जो बना हुआ आर्टिफैक्ट्स है उसको लग्जरी की श्रेणी में रखा गया है। अब एक जो कॉम्प्लिकेटेड जो मटेरियल का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि लिटल पॉट्स ऑफ फियांस। फियांस क्या था? फियांस एक मटेरियल होता था। अब यहाँ पे ये मैं एक बताती हूँ, ये इसमें पूछा जा सकता है कि फियांस किस चीज़ से बना होता था, या कुछ भी इससे पूछा जा सकता है, या फियांस का क्या मिला है। तो एक पॉट मिला है फियांस का। तो फियांस जो बनता था, अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स्ड विथ कलर एंड गम एंड देन फायर। मतलब या तो सैंड या फिर सिलिका को कलर में मिलाकर, और फिर उसके बाद उसको गम में भी मिलाया जाता था, फिर उसको तेज हीट पे उसको गर्म किया जाता था, पकाया जाता था, तो उससे वो मटेरियल बनता था। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी था। तो ऐसी चीज़ों को वो लग्जरी किस कैटेगरी में मानते हैं? तो ये यहाँ पे दिया है, 10 लिटिल पॉट्स ऑफ फेंस वेयर प्रोबेबली कंसिडर प्रीसियस बिकॉज दे वेयर डिफ़िकल्ट टू मेक। अब आगे है कि ये जो लग्जरी मटेरियल थे वो मिले कहाँ कहाँ पे हैं। तो ज़्यादातर जो लग्जरी मटेरियल्स थे जो बड़े सेटलमेंट थे वहाँ पे ही मिले हैं। बड़े सेटलमेंट कौन से थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और कालीबंगन वगैरह को छोटे सेटलमेंट में गिना जाता है, या फिर धोलावीरा छोटे सेटलमेंट में उनका गिना जाता है। तो जो भी ये जो लग्जरी सामान थे, या फिर जो कि रेयर मटेरियल से बने थे, या फिर जो बाहर के से जो इम्पोर्टेड मटेरियल था उसका बना हुआ था, या जो एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से तैयार किए मटेरियल का बना, तो ये सारे बड़े जो सेटलमेंट थे वहीं पे ज़्यादातर मिले हैं। छोटे सेटलमेंट पे ये सारे सामान नहीं मिले हैं। छोटे सेटलमेंट में जो रोज़ डेली यूज़ का जो भी सामान है वो मिला है। अब आगे हम बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा पॉइंट है, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन जो था, जो भी ये सामान मिले वो उसका प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा था? तो एक मेन जो एक सेटलमेंट था चान्हुद्रो जो था, उसको जो कि आप मैप पे उसको देखिए, क्योंकि मैप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक छोटा सा सेटलमेंट था, और लगभग मतलब 7 एकड़ में ये फैला हुआ एक सेटलमेंट था। जबकि जो मोहनजोदड़ो का जो पूरा का पूरा एरिया है 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। तो चान्हुद्रो आप समझ सकते हैं कि 125, और कहाँ मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर का, कहाँ चान्हुद्रो 7 हेक्टेयर का फैला, एक बहुत ही छोटा सा एक सेटलमेंट था। और यहाँ पे जो चीज़ें बनती थी, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती थी? ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग। यहाँ पे बीड मेकिंग होता था, फिर शेल कटिंग हुआ, फिर मेटल वर्किंग भी यहाँ पे होता था, फिर सील मेकिंग होता था, एंड वेट मेकिंग। ये सारी चीज़ें जो थी वो चान्हुद्रो में बनती थी। इसको आप नोट डाउन कीजिए, पूछा जा सकता है चान्हुद्रो में क्या क्या बनता था, या फिर इनमें से क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर था, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर मैप में इसको डाल के पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या बनता था? बीड मेकिंग होता था, शेल कटिंग होता था, मेटल वर्किंग होता था, सील मेकिंग होता था, और वेट मेकिंग भी यहाँ पे होता था। द वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड्स इज अ रिमार्केबल। अब इस बीड्स को बनाने के लिए क्या क्या बहुत ही अलग अलग तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब क्या क्या किया जाता था? तो स्टोन, जैसे
कार्नेलियन। कार्नेलियन क्या था? एक बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का एक पत्थर होता है कार्नेलियन। अब इसमें ये पूछ सकते हैं कि कार्नेलियन का कलर क्या है, तो आप बोलते ये रेड कलर का एक बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर होता है, उसका बीड बनता था। फिर जैस्पर का बनता था, फिर क्रिस्टल का बनता था, क्वार्ट्ज का बनता था, या फिर स्टीटाइट का बनता था। तो ये इन सारी पत्थरों का इस्तेमाल बीड्स बनाने के लिए किया जाता था। इसके साथ साथ मेटल्स का भी इस्तेमाल बीड्स बनाने के लिए किया जाता था। अब मेटल कौन सा होता था? तो कॉपर होता था, ब्रॉन्ज होता था और गोल्ड होता था। ये तीनों मेटल का इस्तेमाल बीड्स बनाने के लिए किया जाता था। एंड शेल, फैंस एंड टेराकोटा, टेराकोटा जो कि क्ले को बर्न करके तैयार किया था, उसको टेराकोटा कहा जाता है। तो इन सब का इस्तेमाल भी बीड्स बनाने के लिए किया जाता था। उसके बाद है कि सम बीड्स वेयर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स, मतलब 2 या 2 से भी ज़्यादा तरह के स्टोन्स को मिलाकर एक बीड्स को बनाया जाता था, या फिर और उसको कैसे बनाया जाता था? उसको आपस में चिपकाकर उस बीड्स को बनाया जाता था। सम स्टोन्स विद गोल्ड कैप, मतलब किसी में स्टोन्स में गोल्ड का ऊपर से वो चिपकाकर एक कैप लगाकर वो किया जाता था। फिर है द शेप वेयर न्यूमरस। अब इसका शेप क्या क्या था? तो डिस्क शेप होता था, सिलेंड्रिकल शेप होता था, स्फेरिकल शेप होता था, बैरल शेप्ड होता था। और ये सारे इसके शेप होते थे। तो किस किस मटेरियल का बना था, उसका शेप क्या था, फिर क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी। समवेयर डेकोरेटेड बाय द इंसाइजिंग और पेंटिंग। मतलब ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन, बीट मेनली जो चांदमुद्रा में क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था उससे रिलेटेड है। फिर है टेक्निक फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। किस तरह का मटेरियल का इस्तेमाल होता है उसी के हिसाब से टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता था। अब स्टीटाइट जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट तरह का पत्थर होता है। अब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कुछ ऑफ दीज स्टोन्स आर सॉफ्ट, तो स्टीटाइट जो होता है वो सॉफ्ट स्टोन होता है, वो जिसको बड़ी आसानी से जिसको शेप में लाया जा सकता है, तो उसके लिए एक अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। सम बीड्स वेयर मोल्डेड आउट ऑफ पेस्ट मेड ऑफ स्टीटाइट पाउडर, मतलब कि स्टीटाइट को मतलब उसको उसका पाउडर बनाकर फिर उसको चिपका कर मतलब उसको अच्छे से उसका बीड्स तैयार किया जाता था। तो ये हो गया। दिस परमिटेड मेकिंग अ वेराइटी ऑफ शेप अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन। मतलब जैसे जो हार्डर स्टोन थे उससे तो ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब क्योंकि उसमें कोई भी हर तरह का शेप आप दे नहीं सकते जो हार्ड मटेरियल होता था। लेकिन जो पाउडर को गीला करके जो तैयार किया था इसमें आप अपनी मनपसंद किसी भी तरह का शेप आप बना सकते हैं। तो स्टीटाइट के पाउडर से जो भी बीड्स बनाए जाते थे उसमें अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के शेप्स जो था उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी था। फिर how the स्टीटाइट माइक्रो बीड्स वॉज मेड रिमेन इन पजल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट स्टडिंग एंशियंट टेक्नोलॉजी। कि इस तरह का ये कैसे बनता होगा, ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब एक अद्भुत काम था। तो ये हो गया। फिर अगला जो पॉइंट्स है वो आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट हैव रिवील्ड दैट द रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वॉज ऑब्टेन्ड बाय द फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो कार्लेनियन जो बोलने वाला कि रेड कलर का एक होता था, तब उसको रेड कलर उसको कैसे उसको तैयार किया जाता था। तो एक येलो प्रोडक्ट को काफ़ी गर्म जो येलोइश रॉ मटेरियल होता था उसको काफ़ी तेज़ हीट पे गर्म करके फिर उसको रेड किया जाता था। तो ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग, इन सारी तकनीकों को टेक्नोलॉजी को टेक्निक को यूज करके जो बीड्स था या फिर जो भी मटेरियल था उसको तैयार किया जाता था, जो आर्टिफैक्ट्स हैं उसको तैयार किया जाता था। अब स्पेशलाइज्ड ड्रिल हमें मिला है चान्हुद्रो में, लोथल में एंड मोर रिसेंटली इन धौलावीरा में। तो ये एक पूछा जा सकता है कि स्पेशलाइज्ड ड्रिल जो है कहाँ मिला है। तो चान्हुद्रो, लोथल और धौलावीरा में हमें 3 जगह पे एक स्पेशलाइज्ड ड्रिल मिला है जिसका इस्तेमाल जो बीड्स में छेद करने के लिए किया जाता रहा होगा। इफ़ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट ऑन मैप 1 यू विल नोटिस दैट बोथ सेटलमेंट वेयर नियर द कोस्ट। नागेश्वर, अब ये तो हो गया चान्हुद्रो की बात हमने की। अब है हम आगे बढ़ते हैं नागेश्वर और बालाकोट। तो नागेश्वर और बालाकोट का जो सेटलमेंट था वो समुद्र से काफ़ी के नज़दीक था, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था वो जो समुद्र से जो चीज़ें मिलती थी, शेल का इस्तेमाल किया जाता था। शेल से बहुत सारी अलग अलग तरह की जो चीज़ें थी वो बनाई जाती थी। तो these were specialized center for making shell object including bangles, ladles and inlay which were taken to other settlement
और सिमिलरली इट इज़ लाइकली दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट सच एज बीड्स फ्रॉम चानहुद्रो एंड लोथल वेयर टेकन टू द लार्ज अर्बन सेंटर ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। अब ये जो क्राफ्ट सेंटर थे, यहाँ पे चीज़ें बनती थी, उसके बाद यहाँ से ये बड़ी बड़ी जो सेटलमेंट थे वहाँ पे ये चीज़ें चली जाती थी। इसका इस्तेमाल वहाँ लोकली लोग नहीं करते थे कि ये तो वहाँ के लोग तो मजदूर की तरह काम करते थे, वहाँ फैक्ट्रियाँ थी। फिर उसके बाद वो बाकी जगहों पे बड़े बड़े जो सेटलमेंट थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वहाँ पे वो चीज़ें चली जाती थी। अब हमें पता कैसे चला कि ये चीज़ें ही क्राफ्ट सेंटर है, कि चान्हुद्रो ही क्राफ्ट सेंटर है, या नागेश्वर या बालाकोट ही जो है वो नागेश्वर या फिर बालाकोट जो है वो क्राफ्ट सेंटर, ये हमें पता कैसे चला? तो हमें बहुत तरह के वहाँ पे होड्स, मतलब कि ऐसे जब हमने खुदाई जब की गई तो बहुत अनफिनिश्ड प्रोडक्ट हमें वहाँ पे मिला, या फिर जो चीज़ें बन रही थी तो जो उसके रॉ मटेरियल्स थे या वेस्टेज थे, तो उसका बहुत बड़ा बड़ा होड जो था वो जमा किया हुआ एक सामान जो है वहाँ पे हमें मिला है। इसी से हमें पता चलता है कि वो जो था वो एरिया है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर हुआ करता रहा होगा। अब आगे हम जो हमारा 6 पॉइंट है वो है स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। अब ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि इसमें ना कौन कौन से मटेरियल कहाँ कहाँ से आते थे, किस तरीके से आते थे, ये पूछा जा सकता है। एमसीक्यू के लिए, मतलब एमसीक्यू के लिए ये बहुत ही एक आसान ये टॉपिक है कि आराम से इससे बहुत सारे एमसीक्यू तैयार किया जा सकता है। तो इसको आप, मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगी, उसको आप अच्छे से नोटबुक में इसको नोट डाउन कीजिएगा। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो कुछ चीज़ें तो जो लोकली, जो पत्थर या फिर टेराकोटा का जो लोकली अवेलेबल था उससे इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बहुत सारी मटेरियल्स जो रॉ मटेरियल्स थे वो बाहर से आ रहे थे। कुछ जो हड़प्पा के ही दूसरे साइड्स जो भी दूसरा सेटलमेंट थे वहाँ से आ रहे थे, जैसे कि आपका साउथ इंडिया से कुछ आ रहा था, राजस्थान से आ रहा था, कुछ लोथल या फिर वहाँ से आ रहा था। फिर उसके अलावा बाहर से जो हड़प्पा से बाहर जो अंतर्राष्ट्रीय जो फॉरेन ट्रेड भी उस वक्त के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से आ रही थी, तो यहाँ पे ये आप देखिए, टेराकोटा टॉय मॉडल ऑफ बुलोक कार्ट। अब यहाँ पे हमें पता कैसे चला कि मतलब जो ट्रांसपोर्ट के साधन क्या रहे होंगे, तो माना जाता है कि जो बुलक कार्ट्स जो था, या फिर नदियों का में नाव का इस्तेमाल करके इस तरह की चीज़ें, या फिर शिप का भी इस्तेमाल होता होगा, क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड के लिए किया जाता होगा। तो क्योंकि हमें टेराकोटा टॉय मॉडल ऑफ बुलक कार्ट्स जो है वो हमें मिला है, कि बैलगाड़ी जो टेराकोटा की बनी हुई उसके छोटे से हमें उसकी मिलने से हमें पता चलता है कि जो लैंड ट्रांसपोर्टिंग था वो इससे किया जाता होगा। फिर रिवेंड्री नदी का रूट तो था ही, और इंडस रिवर या उसकी जो भी ट्रिब्यूटरी थी उसका इस्तेमाल जो था वो ट्रेवलिंग के लिए किया जाता रहा होगा। अब मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड जो था, अब यहाँ पे इसको मैं पढ़ती हूँ और क्या क्या चीज़ें कहाँ से मिलती थी। The Harappan procured material for craft production in various ways. For instance, they established settlements such as Nageshwar and Balakot in area where shell was अवेलेबल, क्योंकि वो समुद्र के किनारे था, तो वहाँ पे उन्होंने एक सेटलमेंट तैयार किया ताकि वहाँ से समुद्र से शेल प्राप्त कर सकें वो। फिर है अदर साइट्स वेयर सोर्तुगाई इन फार ऑफ अफगानिस्तान नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लेपिस लजली। अब सोर्थुगाई, इससे 3 क्वेश्चन हो सकता है, मतलब कि 2 क्वेश्चन तो पक्का हो सकता है कि सोर्थुगाई कहाँ है, तो अफगानिस्तान में। यहाँ से क्या मिलता था, तो यहाँ से लेपिस लेजुली मिलता था। तो सर वहाँ, और लेपिस लेजुली का कलर क्या था, तो ब्लू स्टोन, जो ब्लू कलर का एक स्टोन होता है लेपिस लेजुली, तो वो जो था वो और ये काफ़ी एक सेमी प्रीशियस स्टोन था, तो ये सोर्थुगाई से मंगवाया जाता रहा होगा, मतलब मंगवाया जाता था। इसके बाद है लोथल, विच वाज नियर सोर्स ऑफ कार्नेलियन जो था वो लोथल से मंगवाया जाता था। और उसके बाद है स्टीटाइट, ये जो है सदर्न राजस्थान से या फिर नॉर्थ गुजरात से स्टीटाइट मंगवाया जाता था। फिर मेटल जो था वो राजस्थान से मंगवाया जाता था। और इसके बाद मेटल में क्या, कॉपर जो था वो राजस्थान से मंगवाया जाता था। गोल्ड जो था वो साउथ इंडिया से मंगवाया जाता था। फिर अनदर स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल में हैव बीन सेंड एक्सट्रेडिशन टू एरिया सच एज द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान। खेतरी रीजन जो राजस्थान में एक खेतरी रीजन है, वहाँ पे वहाँ से कॉपर मंगवाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि राजस्थान से कॉपर, कहाँ से, खेतरी रीजन था, है अभी भी वहाँ पे कॉपर मिलता है, तो वहाँ से कॉपर मंगवाया जाता था। साउथ इंडिया से हमें गोल्ड, वो लोग गोल्ड मंगवाते थे। तो मतलब इसके लिए वो लोग जो व्यापारियों का जो भी एक झुंड होता था, जो एक कारवां निकलती होंगी, वो जाती होंगी और वहाँ से मटेरियल लेके आते होंगे।
फिर है ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हरप्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज स्टीटाइट माइक्रोबीट्स इन दिस एरिया आर इंडिकेटिंग इन सच कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे जो हड़प्पा की जो लोकली चीज़ें थी, जिससे लोकल मटेरियल से बनी हुई जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो यहाँ पे मिली हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ से जो चीज़ें बन के आती थी वो यहाँ आती होंगी, फिर यहाँ से चीज़ें जो है यहाँ से रॉ मटेरियल ये जो कॉपर या फिर गोल्ड या फिर जो स्टोन्स हैं वो उधर जाता होगा। तो क्योंकि सामान का आदान प्रदान हो रहा था और दोनों ही जगह से दोनों जगह की सामान की चीज़ें मिली हैं, तो इसलिए माना जाता है कि इस तरह का व्यापार उनके बीच रहा होगा। अब कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंस लैंड, रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट दैट कॉपर वाज प्रोबेबली बॉट फ्रॉम ओमान। अब एक तो कॉपर हमने देखा कि राजस्थान के खेतरे से आता था, दूसरा ये है कि ओमान से भी, जो अभी कुछ साल पहले जो एक रिसर्च हुआ उससे पता चला है कि ओमान से भी कॉपर आता था। कि अब ये कैसे पता चला कि ओमान का कॉपर है? तो जो ओमान में जो कॉपर मिले हैं उनमें निकल का काफ़ी एक हिस्सा रहा, मतलब हिस्सा वो पाया जाता है, एक निकल उसमें की मात्रा उसमें होती है। वही जो हड़प्पा में जो सामान मिले हैं उसके कॉपर में भी निकल की काफ़ी मात्रा रही है, इसलिए मैं मानता हूँ कि दोनों का सोर्स जो है वो सेम रहा होगा। तो इसलिए माना जाता है कि कॉपर ओमान से जो है वो कॉपर मंगाया जाता था। और ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरबियन सी, उसके बाद है केमिकल एनालिसिस, ये सब चीज़ें हो गई। हाँ, ओमानी कॉपर क्यों, मतलब ये जो दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, तो निकल है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मिली है जिससे हमें पता चलता है। तो ओमान में एक हड़प्पा का एक जार मिला है, मतलब हड़प्पा के जार में एक अलग तरीके से उसमें पॉलिश किया जाता था या फिर उस पर कोटिंग होती थी। तो जो हड़प्पा में हमें मिली है वही चीज़ हमें ओमान में भी मिली है। तो इससे भी एक कनेक्शन बनाया जाता है कि दोनों के बीच एक ट्रेडिंग रिलेशनशिप रहा होगा। और जो अब उस वक्त कोई वो तो था नहीं, पैसे तो थे नहीं, तो क्योंकि आज के जैसी कोई करेंसी सिस्टम तो उस वक्त था नहीं। तो मैक्सिमम जो एंशियंट टाइम में जो ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ करता था वो बार्टर सिस्टम से होता था, मतलब सामान के बदले सामान आता था। कि अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट कहीं पे जा रहा है तो वहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, कहीं पे खाने की चीज़ें जा रही है तो वहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, मतलब जहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपस में उसका मतलब एक्सचेंज करके वो ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ करता था। तो ज़्यादातर इसी तरह की ट्रेड सिस्टम एंशियंट टाइम में हुआ करता था। एक यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है कि मेसोपोटामियम टेक्स्ट डेटेबल टू द 3rd मिलेनियम BC। 3rd मिलेनियम BC का एक मेसोपोटामिया का टेक्स्ट है, उससे में कहा गया है कि रेफर टू द कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन। मगन परहैप्स अ नेम फॉर ओमान, मतलब शायद वो ये भी पूछा जा सकता है मगन शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता था, या फिर इसमें मैच द फॉलोइंग्स आ सकता है, क्योंकि इसमें 3-4 नाम्स हैं। जैसे मगन हो गया आपका ओमान के लिए। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट आल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ निकल। जो मेसोपोटामिया में भी जो कॉपर मिले हैं उसमें भी निकल के ट्रेसेस हमें मिले हैं। फिर है अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स सजेस्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग हड़प्पन सील्स, वेट, डाइस एंड बीड्स। In this context, it is worth noting that Mesopotamian text mention contact with region named दिलमुन। हाँ, दिलमुन हो गया, फिर मेलुहा हो गया। दिलमुन जो है वो मेनली शायद बहरीन के लिए इस्तेमाल किया जाता था गया होगा। मगन और मेलुहा जो है, मगन जो हो गया आपका बहरीन के लिए मगन शब्द का इस्तेमाल किया गया, और मेलुहा जो है वो हड़प्पन लोगों के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल। तो ये मैच में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, मगन, मेलुहा और दिलमुन। पॉसिबली द हड़प्पन रीजन, हाँ ये हो गया। दे मेंशन द प्रोडक्ट फ्रॉम मेलुहा, कार्नेलियन, लेपिस लेजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटी ऑफ वुड्स। ये चीज़ें जो मेलुहा से मेसोपोटामिया जाया करती होगी, तो इन सब चीज़ों का जिक्र उसमें जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है उसमें किया गया है कि कार्नेलियन, लेपिस लेजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटी ऑफ वुड्स। A Mesopotamian myth says of Meluha, may your word be the Haja word. May its call be heard in the royal palace. Some archaeologists think the Haja word are peacock. Haja word जो है उसका पीकॉक के लिए हाजा वर्ड का इस्तेमाल किया, ऐसा मानना है कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का।
जो भी जो मेसोपोटामिया या फिर ओमान के साथ जो इनका रिलेशन होगा या बहरीन के साथ, तो वो सी रूट के जरिए ही रहा होगा, क्योंकि मेसोपोटामिया से टेक्स्ट में जो मेलुहा के लोगों को सी फेयरर्स कहा गया है, सी फेयरर्स कहा गया मेलुहा के लोगों को। बिसाइड्स वी फाइंड्स डिपिक्शन ऑफ शिप एंड बोट ऑन सील, जो सील बन है उस पर बोट और शिप के भी कुछ कुछ चित्र बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई और हम 14 पेज तक हमने पढ़ लिया है। आगे हमारा है शील, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। तो इसको हम आगे अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। तो आधा से ज़्यादा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और एक वीडियो में और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है उसको आप अपने नोटबुक में तो हाईलाइट तो कीजिए ही, इसके अपने बुक में हाईलाइट कीजिए ही, साथ ही आप अपने नोटबुक में इसको ज़रूर लिखिए। और फिर जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर बाद में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के जितने भी MCQ क्वेश्चंस होंगे उसका एक ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो भाई, मैं तो तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा जग जाओ, थोड़ा मेहनत करो, ताकि अपनी पसंद का कॉलेज तुम लोगों को भी मिल जाए। तो चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं।